मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका प्रदीप सर आपके अपने चैनल मीमांसा टाइम से। फ्रेंड्स, इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज भारत और चीन के जो वर्तमान संबंध हैं उसका विश्लेषण करेंगे। और अभी भारत सरकार ने जो 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया है उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, चाइना पर क्या प्रभाव पड़ेंगे और विश्व क्षितिज पर या विश्व मंच पर उसका क्या प्रभाव होगा, यह देखेंगे। साथ ही साथ यह इसमें स्ट्राइक जो शब्द है, ये स्ट्राइक क्या है और ये कब कब हुआ है, भारत सरकार ने ये स्ट्राइक का जो नामकरण किया है इससे पूर्व के कालों में वो किन संदर्भों में किया गया है, ये देखेंगे। और विश्व क्षितिज पर भी क्या ऐसी स्ट्राइक्स हुई हैं या होती हैं, उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इस बिंदु में हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने के बाद से फिर वर्तमान में जो सोशल मीडिया या विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत के साथ ही जो संकट की घड़ी है या जो चुनौतीपूर्ण समय वर्तमान में उपस्थित हुआ है उसमें हमारे कुछ मित्र देश या कुछ मजबूत राजनयिक संबंध वाले देशों को दिखाया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस और इजराइल का नाम लिया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम लोग इन समस्त देशों के चरित्र का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे कि क्या वास्तव में इनसे ये दोस्ती हमारे लिए कारगर है या वर्तमान समय में सिर्फ एक नाटक है। हम लोग इन समस्त बिंदुओं को देखेंगे और ये बहुत वृहद मुद्दा है और हर भारतीय को इस मुद्दे को समझना चाहिए, जानना चाहिए। किसी भी धोखे या किसी भी ऐसे विचार में नहीं पड़ना चाहिए जिससे उनके अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो। इसीलिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है कि आप इसको बखूबी समझें और भविष्य में अपने देश या विश्व राजनीति में कैसी घटनाएं घटेंगी या घट सकती हैं उससे आप अवगत हो सके। अंत में हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ इस परिस्थिति में क्यों मौन है, उसकी चुप्पी रहस्यपूर्वक जो चुप्पी हमको दिखाई दे रही है वो क्यों चुप्पी है, क्या वजह है, क्यों चुप है। संयुक्त राष्ट्र संघ उसको भी हम लोग देखेंगे और इस वीडियो के अंत में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस वर्तमान घड़ी में हर भारतीय का क्या कर्तव्य है और हमें क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं पहला ही टॉपिक, भारत चीन का वर्तमान संबंध और इसमें डिजिटल स्ट्राइक, जिसे कई जगह इकोनॉमिकल स्ट्राइक के रूप में भी नामकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कुछ दिनों पूर्व, मुश्किल से 1-2 दिनों पूर्व ही 59 चीनी जो चीन से संबंधित या चीनी स्वामित्व वाले जो चीनी ऐप थे जो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फोन में यूज किए जाते थे उसको भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। प्रतिबंध का कारण भारत सरकार ने बताया है कि इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, हमारे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता इससे प्रभावित हो सकती है, इसलिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हालांकि वर्तमान संदर्भ भारत चीन सीमा विवाद ही है। इसकी ऐप पर प्रतिबंध लगने के बाद से विश्व के कुछ प्रमुख देशों की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश हैं जिन्होंने भारत के इस कदम का स्वागत किया है। चीन की प्रतिक्रिया काफी तीखी है और उसे इस समय अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का ध्यान आ रहा है और भारत के साथ ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों कानूनों की दुहाई दे रहा है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्राइक क्या है। फ्रेंड्स, स्ट्राइक का मतलब होता है प्रहार। प्रहार का मतलब होता है आक्रमण, सीमित आक्रमण। यदि इतिहास में इसके संदर्भ को देखने का प्रयास किया जाए तो हम लोग इसका संदर्भ प्राचीन काल से देखते हैं, मध्यकाल में भी और आधुनिक काल में भी। इसको सामान्यतः इतिहास की किताबों में छापामार युद्ध,
या कई जगह गोरिल्ला वार के रूप में भी उद्घाटित किया गया है। तो यह स्ट्राइक या छापामार युद्ध का जो सर्वाधिक प्रयोग हम लोग देखते हैं, यह प्रयोग भारतीय इतिहास में कई जगह दिखाई देता है। स्ट्राइक का सबसे बढ़िया प्रयोग हम लोग भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप को देखते हैं, महाराणा प्रताप के रूप में देखते हैं, जब उन्होंने मुगल सेना को धराशायी करने के लिए या मुगलों से चुनौती जो उनको उत्पन्न हुई थी उनसे निपटने के लिए इस युद्ध का प्रयोग किया था। छापामार युद्ध एक छोटा युद्ध होता है जिसमें दुश्मन के सैन्य बल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ सीमित और विशेष तरीके से प्रशिक्षित सैनिकों का एक टुकड़ी विपक्षी या प्रतिद्वंदी या विरोधी सेना पर अचानक आक्रमण करता है, और जब तक वह आपका दुश्मन या उनका दुश्मन सतर्क हो, खड़ा हो या उस आक्रमण का विरोध करे, प्रतिरोध करे, तब तक ये अपना काम पूरा करके लक्ष्य से वापस आ जाते हैं। यह सटीक आक्रमण या सटीक प्रहार दुश्मन को एकदम से परेशान कर देता है और दुश्मन सेना के अंदर भय का माहौल पैदा करता है। इससे जो दुश्मन होता है वो भयभीत रहता है और कब कहाँ कैसे आक्रमण हो जाएगा इसी में वो चिंतित रहता है, इसी में वो व्यस्त रहता है। इसका प्रयोग हम लोग बाद के कालों में, महाराणा प्रताप के बाद के कालों में देखते हैं, जब मुगल सत्ता उत्तर से दक्षिण भारत तक खिसकती है और औरंगजेब खुद सेना की कमान संभालते हैं। उस दौरान शिवाजी या मराठों ने इस मुगलों के विशाल सेना या विशाल धन बल के चुनौती को स्वीकार करते हुए इसी गोरिल्ला या छापामार युद्ध का प्रयोग किया था। इस युद्ध ने मुगल सेना को या मुगल सत्ता को दक्षिण भारत में धराशायी कर दिया फ्रेंड्स, और अंततः इसका रिजल्ट यह आता है कि औरंगजेब की मृत्यु भी दक्षिण भारत में हो जाती है, वह दिल्ली लौट के नहीं आ पाता है। आधुनिक समय में यदि हम लोग चर्चा करें तो भारत सरकार ने दो तरह से, या विश्व के जितने भी सरकारें होती हैं, स्ट्राइक का प्रयोग दो तरह से करती हैं। पहला होता है अनौपचारिक, दूसरा होता है औपचारिक। अनौपचारिक और औपचारिक में अंतर यह है कि अनौपचारिक जो स्ट्राइक होता है इसमें सरकार का अघोषित एजेंडा रहता है, सरकार प्रत्यक्षतः इसमें भाग नहीं लेती है, इसमें उसके अधीनस्थ कर्मचारी हो सकता है अपने स्तर से काम कर रहे होते हैं। जबकि जो औपचारिक स्ट्राइक होता है ये बाकायदा सरकार के आदेश से होता है और इस स्ट्राइक का निरीक्षण सरकार करती है, चाहे कोई भी सरकार हो। भारत सरकार के अंतर्गत अब तक 3 महत्वपूर्ण स्ट्राइक हुई हैं, जिसमें पहला हम लोग 2015 में म्यांमार के क्षेत्र में, नागालैंड के जो बॉर्डर लाइन एरिया है वहां पर स्ट्राइक किया गया था भारत सरकार के औपचारिक स्ट्राइक के अंतर्गत। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्ट्राइक था वो हम लोगों ने पाकिस्तान में देखा 2016 में, और फिर तीसरा भी हम लोगों ने पाकिस्तान में ही देखा है पठानकोट एयरबेस हमले के इर्द गिर्द की घटना के बाद। या फिर उनके बाद से हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में जो अभी डिजिटल स्ट्राइक है यह भारत सरकार के द्वारा औपचारिक रूप से गठित यह चौथा महत्वपूर्ण डिजिटल स्ट्राइक है। इस तरह से स्ट्राइक का भारत में इतिहास रहा है, भविष्य में भी सरकार ऐसा कर सकती है, उसके पास विकल्प हैं, सरकार के हाथ खुले हुए हैं, कुछ भी कर सकती है। अगर विश्व क्षितिज पर ऐसे स्ट्राइक की चर्चा करें तो हम लोग बड़े बड़े युद्धों को देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, सोवियत संघ या रूस या अन्य देश महत्वपूर्ण जगहों पर या महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों में स्ट्राइक का प्रयोग करते हैं और स्ट्राइक के द्वारा वो दुश्मन को उनकी कमर तोड़ने का प्रयास करते हैं। इस तरह से विश्व क्षितिज पर बहुत ऐसे मामले हैं, इस छोटे से वीडियो में इनका उद्घाटन करना यहाँ पर संभव नहीं है फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखते हैं कि डिजिटल स्ट्राइक का प्रभाव क्या पड़ेगा।
फ्रेंड्स, डिजिटल स्ट्राइक का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो चीन पर पड़ेगा, क्योंकि चीन यहाँ से अपना जासूसी का साम्राज्य भी चलाता था। हमारे और आपके डेटा को चुरा करके चीनी कंपनियां चीन के सरकार को देती थीं और चीन हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल करके इसका उपयोग करता था। 2017 में चीन में एक विशेष तरह का कानून बना जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून के नाम से जाना गया। इसके अंतर्गत चीनी कंपनियों को यह मजबूर कर दिया गया कि वह विश्व के किसी भी देश का डेटा वहां के सरकार को देंगे। अगर इस प्रावधान पर विश्वास किया जाए तो चीन इसके आड़ में, इन ऐप्स के आड़ में अपने जासूसी का धंधा चलाता था और इसका उल्लेख अभी कुछ दिनों पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी किया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ ऐसा ही कहने का प्रयास किया है। चीन पर इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि उसके जासूसी का साम्राज्य कम से कम चलेगा भारत में। साथ ही साथ उसकी जो अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ से महत्वपूर्ण राजस्व उसको प्राप्त होता था, उस पर ब्रेक लगेगा और इस ब्रेक लगने के फलस्वरूप वहां पर उनके जीडीपी में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम लोग भारत पर इसका प्रभाव देखें तो भारत, चूंकि अगर द्विपक्षीय व्यापार की बात करें भारत और चीन के, तो इसमें व्यापारिक घाटा भारत को बहुत ज्यादा होता था। यदि इस ऐप या ऐसे ही अन्य प्रतिबंधों की बात करें तो भारत सरकार का कुछ व्यापारिक घाटा कम होगा। भारत सरकार के जो अपनी कंपनियां हैं उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जैसे कुछ दिनों पूर्व, 1-2 दिन पहले भारत सरकार के ही कुछ लोगों ने भी कहा है कि इससे भारतीय कंपनियों या भारतीय टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी बेहतर मौका मिलेगा और भारत में रोजगार सृजन होगा, जीडीपी में उनका योगदान होगा। यदि थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट की या नकारात्मक प्रभाव की बात करें इसका भारत पर, तो भारत को इससे थोड़ा सा राजस्व भी मिलता था। इस राजस्व की प्राप्ति जो इस ऐप से होती थी अब नहीं होगी। भारत में इस ऐप के प्रतिबंध के फलस्वरूप कुछ हमारे यहाँ स्मार्ट आईटी वर्कर्स थे, उनका रोजगार छिन जाएगा, जिनसे बेरोजगारी की कुछ स्थिति आ सकती है। और भविष्य में हम लोग देखें तो इसका भारतीय समाज पर भी बहुत बृहद प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस चीनी ऐप ने भारतीय समाज को प्रभावित करना प्रारंभ किया था। भारत की सांस्कृतिक विरासत इनसे प्रभावित हो रही थी। अब हमारे यहाँ इन सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सकेगा या इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकेगा। कुल मिलाकर के बात करें तो इस ऐप पर प्रतिबंध या ऐसे ही अन्य व्यापारिक प्रतिबंधों के फलस्वरूप भारत को भी कुछ नुकसान होगा, यह निसंदेह कहा जा सकता है। किंतु चीन को जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। भारत का नुकसान कम होगा और भारत जल्दी ही इस नुकसान से उबर लेगा, ऐसा हमें विश्वास है। आगे थोड़ा सा बढ़ के यह भी देखते हैं कि ऐसे प्रतिबंध या चीन के इन ऐप पर भारत सरकार के प्रतिबंध का प्रभाव विश्व मंच पर क्या पड़ेगा, विश्व क्षितिज पर क्या पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव यह पड़ेगा कि विश्व को यह संदेश जाएगा कि भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यापारिक या शक्तिशाली देश क्यों न हो। हमें अपनी संप्रभुता, हमें अपनी देश की सुरक्षा का ख्याल है और हम लोग ऐसा काम करते रहेंगे। साथ ही साथ विश्व मंच पर एक दूसरा महत्वपूर्ण जो संदेश गया है वह यह है कि चीन या विश्व के जो अन्य देश जो दूसरे देशों के यहाँ ऐसे ऐप के माध्यम से जासूसी करते हैं या जो डिजिटल जो पायरेसी है जो करने का प्रयास करते हैं, वो इससे थोड़े से भयभीत होंगे कि अन्य देश भी ऐसे कदम उठा सकते हैं, भारत भी उठा सकता है और इसलिए उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए।
जो तीसरा विश्व क्षितिज पर जो संदेश गया है या जो प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स, वो यह है कि विश्व के अन्य देश जो ऐसे ही मामलों से परेशान थे वो अब एकजुट होंगे और ऐसे ही प्रतिबंधों की बौछार हो जाएगी। यानी अन्य देश भी दूसरे देशों पर अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रतिबंधों को लागू करेंगे। एक अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यह है फ्रेंड्स कि विश्व के जो बड़े ताकतवर देश हैं या जो अन्य देश हैं उनको इस फील्ड में या इस क्षेत्र में इस मामले से अब उनका ध्यान आकर्षण हुआ है। वो लोग इस फील्ड में एक अब अंतर्राष्ट्रीय साइबर कानून लाने का प्रयास करेंगे जो अब तक नहीं आया है। हालांकि यह बहुत आसान नहीं है क्योंकि विश्व में आतंक से ग्रसित लगभग सभी देश हैं और इन देशों ने मिलकर अब तक कोई आतंकवाद की एक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा भी नहीं स्थापित कर पाए। तो साइबर कानून की स्थापना कर पाना एक जटिल कार्य है, लेकिन इस क्षेत्र में जागरूकता आई है और इस जागरूकता लाने का जो प्रयास है वो भारत कर रहा है। भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है और भविष्य में ऐसे अच्छे न्यूज आएंगे, हम लोग विश्वास करते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि यह जो डिजिटल स्ट्राइक या स्ट्राइक है इसका प्रभाव अन्य हिस्सों पर भी दिखाई देगा, जैसे राजनीतिक या सांस्कृतिक, जिनको विभिन्न मुद्दों के रूप में हम लोग अभी देखने का प्रयास किए हैं फ्रेंड्स। अगला जो महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर जो अभी जितने देश हैं जो भारत के फ्रेंडशिप या भारत के मित्र देश के रूप में जाने जा रहे हैं, उसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस और इसराइल। इन्हीं की चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है सोशल मीडिया पर। हम लोग यह देखने चल रहे हैं कि इनके क्या कृत्य हैं फ्रेंड्स। यह संयुक्त राज्य अमेरिका है जिसे हम लोग सामान्यतः अमेरिका के नाम से जानते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का यह इतिहास रहा है कि विश्व में जब भी कहीं युद्ध या युद्धग्रस्त स्थिति होती है तो अगल बगल के या दो पक्षों के मध्य हमेशा हथियारों का जमावड़ा होने लगता है, या अर्थात दोनों पक्ष हथियारों की खरीदारी ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं और इसी अवसर का लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका उठाता है और दोनों पक्षों को अपने हथियार बेचता है और इस हथियार बेचने में उसे भारी राजस्व की प्राप्ति होती है और इस राजस्व को लेकर के उसके यहाँ आर्थिक समृद्धि आती है, उसके यहाँ रोजगार सृजन होता है, उसके जीडीपी में वृद्धि आती है। जबकि यह देश प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में प्रारंभ में कभी नहीं आया है। आपको याद होगा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जब ये दोनों विश्व युद्ध प्रारंभ हुए तो प्रारंभ में अमेरिका इस युद्ध में नहीं आया था। पहले विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, उस विश्व युद्ध में भी अमेरिका ने डायरेक्टली या पहले ही भाग नहीं लिया। वह युद्ध कुछ वर्षों तक चल जाता है, कुछ वर्षों तक युद्ध की प्रक्रिया चलती हुई आगे बढ़ जाती है, तब यह भाग लेता है। उससे पहले अपने हथियारों को बेच रहा था, लोगों से दूसरे देशों से लाभ कमा रहा था। ठीक यही काम वह द्वितीय विश्व युद्ध में भी करता है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हम लोग जानते हैं कि 1939 से हुआ और 1945 तक यह युद्ध चलता रहा। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका यह 1941 में, वह भी 7 दिसंबर 1941 के बाद से आता है, अर्थात यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 2 साल चल चुका था, तब यह अमेरिका इसमें आता है इस 7 दिसंबर 1941 के बाद से। वह भी इसलिए क्योंकि 7 दिसंबर 1941 को जापानी जो एयरफोर्स था उन्होंने पर्ल हार्बर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में, यह अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है, आज भी है, यहीं पर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने बमबारी की थी। इसी से नाराज होकर के अमेरिका ने युद्ध में भाग लिया। यह दिसंबर है, अर्थात यह 41 भी समाप्त हो रहा है,
तब यह युद्ध में भाग लेता है। इससे पहले तक बड़े आराम से यह हथियारों की बिक्री कर रहा था और लाभ कमा रहा था। वर्तमान संदर्भ की बात करें तो भारत चीन जो इस समय जो संकट के दौर से, जो चुनौतीपूर्ण संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें भी भारत के साथ अमेरिका की सहानुभूति कुछ कुछ ऐसी ही है। ये बड़ी शक्ति है और यह बड़ा दिमाग लगा के इसमें द्विपक्षीय संबंधों को ये सब प्रभावित करते हैं। यह अमेरिका ही है जो कई बार भारत को विभिन्न मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झटका दिया हुआ है। इसलिए इतिहास देखते हुए अमेरिका के साथ भी वर्तमान में सावधानी पूर्वक हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अगला जो देश है फ्रेंड्स वो है रूस। रूस भारत का परंपरागत मित्र कहलाता है और निसंदेह यह भारत का परंपरागत मित्र है, किंतु यह मित्रता हम लोग 1962 के दौर में देखें तो चीन के आक्रमण के समय रूस उस समय साइलेंट था। उसने इस परिस्थिति में चीन को जरूर दोषी ठहराया था, लेकिन खुलकर भारत के पक्ष में युद्ध में नहीं उतरा था। और आप इस भुलावे में मत रहिएगा कि वर्तमान युद्ध में चीन के खिलाफ में रूस भारत के पक्ष में आएगा, कभी नहीं आएगा। वह रूस आज के समय में एक कमजोर शक्ति है और उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी तीसरे देश के लिए वो युद्ध में कूद जाए। उसके संबंध पश्चिमी देशों या यूरोप के देश और अमेरिका के देशों के साथ हमेशा खटासपूर्ण रहते हैं। इसलिए उनकी चुनौती से वह निपटने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। दुर्भाग्य से उसकी आर्थिक स्थिति वर्तमान में ऐसी नहीं है। वर्तमान में भारत अमेरिका जो भारत चीन और भारत रूस जो संबंध है उसको हम लोग इसी संदर्भ में देख सकते हैं। अगला जो देश है फ्रेंड्स वो है जापान। जापान एक समय में बहुत ताकतवर देश था सैन्य दृष्टि से। वर्तमान समय में यह एक तकनीकी संपन्न देश है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति भी है, किंतु महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति नहीं है। इस जापान ने भारत का समर्थन किया है। क्योंकि जापान और चीन के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। भारत और जापान के संबंध बहुत ही अच्छे हैं, रहते हैं, किंतु यह जापान ही था जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। जब 1998 में वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान तो जापान भी भारत पर प्रतिबंध लगाने वाला और व्यापारिक जो विच्छेद या व्यापारिक संबंधों को तोड़ने की प्रक्रिया थी वो जापान ने भी किया था। जबकि दुनिया सब जानते हैं, सारे देश जानते हैं कि भारत का यह परमाणु परीक्षण उसके आत्म सुरक्षा के लिए था, न कि किसी देश के ऊपर, किसी विदेशी राज्य के ऊपर या राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए था। तो ऐसे में हम लोग जापान से भी जो दोस्ती अपना रहे हैं वह बहुत उम्मीद वाली नहीं है। हमें इनको भी सावधानी से डील करने की जरूरत है। अगला है फ्रेंड्स एक मजेदार देश ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया खुद में एक महाद्वीप भी है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और वर्तमान में जो हम लोग देख रहे हैं भारत और चीन की स्थिति, उसमें इसका भी जिक्र आया है। यह प्रशांत महासागरीय देश भारत के साथ बहुत अच्छे ढंग से जुड़ा हुआ है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध वर्तमान में अच्छे माने जा रहे हैं। किंतु याद कीजिए यह है क्वाड, QUAD, यह है क्वाड। इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं। इसको QSD के रूप में भी जाना जाता है। इसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से जाना जाता है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 देश हैं फ्रेंड्स। जो 4 देश हैं, पहला है अमेरिका है, दूसरा है जापान, तीसरा हम लोग देखते हैं खुद ऑस्ट्रेलिया है और चौथा इंडिया है। यह चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है। इसका प्रारंभ 90 के दशक में किया गया था। भारत
अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इस क्वाड की स्थापना, चूंकि यह एक अनौपचारिक संगठन है, इसलिए इसकी वैचारिक स्थापना समुद्री आपदा के दौरान एक दूसरे को सहयोग देने के लिए की गई थी। किंतु 2002 में इनमें आपसी संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार या इनके सुझाव पर 2002 में बंगाल की खाड़ी में मालाबार सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया गया। इन्हीं 4 देशों के द्वारा फ्रेंड्स, इन 4 देशों के द्वारा यह मालाबार सैन्य अभ्यास आज भी होता है बंगाल की खाड़ी में, और प्रतिवर्ष होता है। यहां से प्रश्न भी पूछे गए हैं। किंतु याद रखिएगा, इस मालाबार जो सैन्य अभ्यास है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भाग नहीं लेता है, वो इस सैन्य अभ्यास से दूर रहता है। इसके अलावा जब इस क्वाड को और विस्तृत करने की बात आई और जापान ने सन 2007 में क्वाड को विस्तृत कर चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक मंच के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो अगले ही वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया इस मंच से बाहर निकल गया। ऑस्ट्रेलिया के इस मंच से बाहर निकलते ही यह चतुर्भुज सुरक्षा संवाद शिथिल पड़ गया। हालांकि बाद के कुछ वर्षों बाद से पुनः ऑस्ट्रेलिया इसमें आता है और अभी भी इसमें बना हुआ है। वर्तमान समय में इसको पुनर्जीवित करके इसे चीन की चुनौती से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में वर्तमान समय में देखा जा रहा है। किंतु इसमें शामिल जो ऑस्ट्रेलिया देश है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2008 में जब ये बाहर निकला था तो उसका कारण यह बताया गया था कि चीन ने इसको आर्थिक प्रलोभन दिया था और इस आर्थिक प्रलोभन से यह इस ग्रुप से बाहर आ गया था। तो इसके साथ भी संबंध थोड़े हम लोग सावधानी पूर्वक बनाएं। अगला जो देश है फ्रेंड्स, वह है इंग्लैंड। इंग्लैंड अपने आप में भारत के इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा देश नहीं रहा है। इसकी धूर्तता जग जाहिर है। इसके वजह भी हैं। अभी वर्तमान समय में भारत और चीन जो सीमा विवाद चल रहे हैं, उसके संदर्भ में इसका एक सुझाव आया है, इंग्लैंड का एक सुझाव आया है कि विश्व के 10 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों का एक संगठन बनाया जाए जो चीन की चुनौती से निपटे। चीन चूंकि लोकतांत्रिक देश नहीं है, वह साम्यवादी देश है, समाजवादी देश है, इसलिए इसने D10 यानी डेमोक्रेटिक 10 मतलब 10 देशों का समूह बनाने का यह प्रस्ताव रखा है। और यह इंग्लैंड वही इंग्लैंड है फ्रेंड्स जो अभी कुछ दिनों पूर्व जब भारत ने भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है धारा 370 जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, उसको समाप्त किया था या उसको निष्प्रभावी किया था या उसमें संशोधन किया था, तो उससे तिलमिलाया पाकिस्तान चीन के आगूश में चला गया था। उसके चीन के निर्देश पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अनौपचारिक बैठक हुई इसी मुद्दे को लेकर के। कोई भी देश इसमें पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहा था, जबकि चीन ने इसमें अनौपचारिक बैठक बुलाई और इस बैठक को समर्थन देने वाला कौन देश था आपको पता है? यह इंग्लैंड था। ये वही इंग्लैंड है जो भारत के पीठ पीछे चीन और पाकिस्तान के साथ वहां पर भारत के पीछे गेम खेल रहा था। तो इसके बारे में भी हमें बखूबी जानना चाहिए। यह इंग्लैंड वर्तमान समय में भी एक टूटती हुई अर्थव्यवस्था है और अभी आप लोग जानते होंगे एक महत्वपूर्ण संगठन है यूरोप का, यूरोपीय संघ, जिसमें यूरोप के लगभग सभी देश, हम लोग जानते हैं यूरोपीय जो देश हैं वह काफ़ी
अमीर देश हैं और इन लोगों ने मिलकर के एक संघ बनाया, एक संगठन बनाया है जिसे यूरोपीय संघ कहते हैं। इनकी एक साझी मुद्रा है, रुपया साझी मुद्रा है, जी करेंसी है, जिसे हम लोग यूरो के नाम से जानते हैं। कुछ दिनों पूर्व इस सोवियत संघ इस यूरोपीय संघ से इंग्लैंड बाहर निकल गया है। कहा है कि हम इस संघ में नहीं रहेंगे क्योंकि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ रहा था। और इस संघ से बाहर निकला हुआ इंग्लैंड व्यापारिक साझेदारों को खोज रहा है और व्यापारिक साझेदार के रूप में भारत उसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत एक बहुत तेजी से वर्तमान में विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत की जनसंख्या विश्व में एक बड़े बाजार के रूप में जानी जाती है जहां पर इसके व्यापारिक लाभ मिल सकते हैं। इसलिए वह भारत के साथ ऐसा प्रपंच या नाटक करने का प्रयास कर रहा है। कुछ भी हो, परिस्थितियां हैं, भारत को ऐसे देशों के इन विचारों के साथ इस वर्तमान में लाभ उठाना चाहिए और इनके साथ मित्रता का लाभ उठाकर चीन की चुनौती को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगला देश है फ्रेंड्स फ्रांस। फ्रांस भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश है, हमेशा सहयोगी देश रहा है। इस सहयोग का, इस मित्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। और अभी हम लोगों ने देखा है कि जो राफेल विमान 4 आने वाले थे, इन परिस्थितियों को देख करके हमारे इस मित्र देश ने 6 राफेल विमानों की डिलीवरी का इसने अल्टीमेटम अभी दिया है। तो इस तरह से फ्रांस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश है और यूरोपीय संघ या उस महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन में हमारा एक महत्वपूर्ण साझेदार देश भी है। हमें इस संबंधों का ख्याल रखना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण देश हमारे लिए है वो है इजराइल। इजराइल मध्य एशिया का देश है और इजराइल विश्व में अपने सैन्य क्षमता या सैन्य तकनीकी के लिए जाना जाता है। यह विश्व के सबसे ए ग्रेड के सबसे अच्छे किस्म के सैनिक या कमांडोज रखता है जो आतंकवादी गतिविधियों को लगाम लगाते हैं। भारत और इसके संबंध वर्तमान में बहुत अच्छे हैं और इसके सहयोग को भी हम भारतीय नमन करते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि यह सहयोग ऐसा बना रहे। लेकिन यह सहयोग सिर्फ हमारे सैन्य क्षेत्र में न रहे, हम लोग आर्थिक क्षेत्र में भी सहयोग करते रहें, ऐसे हम लोग प्रयास करें। इसके अलावा अन्य जो जितने भी देश हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो बुरे हैं या वर्तमान समय में हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए उनके इतिहास को देखते हुए। वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान समय में हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और इनके साथ हमें अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने चाहिए, जिससे आगे चल के हमें आर्थिक, राजनयिक और विभिन्न तरह के लाभ प्राप्त हों और हमारा देश एक सशक्त देश बनकर के विश्व क्षितिज पर उभर कर सामने आए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से स्थापित होने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच इसलिए स्थापित किया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से दोबारा कोई युद्ध या विश्व युद्ध न हो और विश्व में सभी लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषित एजेंडा है वो है। किंतु वर्तमान समय में भारत चीन के द्विपक्षीय जो संबंध हैं ये इतने जटिल होते जा रहे हैं और विश्व की शक्तियां ऐसे एक पंक्तिबद्ध होती जा रही हैं, जैसे लगता है कि निकट भविष्य में यदि यह संबंध सुधरा नहीं तो जाहिर है कि विश्व युद्ध या ऐसे ही कोई बड़ा युद्ध हो सकता है। तो क्या इस परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भूमिका नहीं बनती है? ये वही संगठन है कि ऐसे युद्धों या ऐसे युद्धों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गठित किया गया था। तो अभी क्यों शांत है? क्या संयुक्त राष्ट्र जो संघ है इसकी चुप्पी या इसका मौन जो व्रत है वो बर्दाश्त करने योग्य है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ जिस टाइप का इस समय मौन धारण किया हुआ है उसका कोई अधिकृत बयान हमें न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। उससे इसकी प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि
यह जो इस समय का जो विवाद है या संकट है, यह दो अरे गहरे देशों के मध्य नहीं है, बल्कि दो महत्वपूर्ण शक्तियों के मध्य है। विश्व की दो महत्वपूर्ण आर्थिक देशों के मध्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह दोनों देश, एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है, तो दूसरा देश वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य है, सुरक्षा परिषद का। तो इस तरह से सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्य देशों के मध्य ही जब ऐसी घटना घट रही हो और संयुक्त राष्ट्र संघ एकदम से कूपमंडूपता की स्थिति में हो, तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता भी खतरे में पड़ जाती है। हमें इस संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐसी भूमिका की उम्मीद नहीं थी और ना ही भविष्य में ऐसी उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस गतिविधि में हम लोग विभिन्न परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से समस्त भारतीयों के तरफ से इस यूएनओ को अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए आग्रह करते हैं कि यह संकट, यह विवाद जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाए। अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वह है कि वर्तमान समय में हम भारतीयों की जिम्मेदारी क्या है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम भारतीयों की जिम्मेदारी यह है कि हमें सरकार के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए। हमें समस्त आपसी विवाद को भूल करके राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही आपसी मतभेद इससे पहले इतिहास में हमें गुलाम बनाने के लिए काफ़ी थे और सैकड़ों हजारों वर्षों की गुलामी के बाद से हमने स्वतंत्रता पाई। भारत आज स्वतंत्र है। आज इस स्वतंत्रता की इस घड़ी में, इस संकट की इस घड़ी में हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि एक दूसरे के विवादों को लेकर के हमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये चीज़ें दिखानी चाहिए। इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग यह उम्मीद करते हैं कि भारत चीन का जो संबंध है इस समय वो जल्दी ही सुलझ जाएगा और इसका शांतिपूर्ण हल ही इसका एकमात्र समाधान है, क्योंकि युद्ध हमेशा युद्ध को ही जन्म देता है। युद्ध से कभी शांति नहीं आती है, शांति से ही शांति का जन्म होता है। और इन परिस्थितियों में भारत चीन दो विश्व के समझदार, दो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं, वो आपस में बैठ करके इन मुद्दों को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हम भारतीय इसी के साथ इस वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद।